नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड एडवांस जीके एमसीक्यू सीरीज। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके के थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन, अनकॉमन क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपको नए पैटर्न के अनुसार अब एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। इस सीरीज में हमारा जो फोकस होता है वो उत्तराखंड जीके के जो थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन हैं, डीप क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करने का, और जो आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनको और ज्यादा डिटेल में कवर करने का, उनको भी थोड़ा अलग तरह से कवर करने का नए पैटर्न के अनुसार हम इस सीरीज में इनको देखते हैं। ये हमारी इस सीरीज की तीसरी क्लास है। अगर आपने इस सीरीज की पहली 2 क्लासेस को कवर नहीं किया है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुख्य तौर पर इस सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिन पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन नए पैटर्न के अनुसार अब उस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में बनने लगे हैं, उस लेवल के क्वेश्चन भी पेपर में आने लगे हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही बेसिक रिवीजन के लिए हमारी बुक वाइज सीरीज भी चल रही है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे? जब भारत आजाद हुआ उस समय जो ब्रिटिश गढ़वाल था, आप जानते हैं गढ़वाल को अंग्रेजों ने 2 भागों में बांट लिया था। एक था ब्रिटिश गढ़वाल और एक था टिहरी गढ़वाल। तो जब भारत आजाद हुआ, टिहरी गढ़वाल तो एक स्वतंत्र रियासत थी। ब्रिटिश गढ़वाल जो था, जिसका विलय भारत में हो गया था 1947 में ही, उसमें कौन कौन से जनपद शामिल थे? उसमें पौड़ी था, चमोली था, रुद्रप्रयाग था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इस चीज को ध्यान रखना, टिहरी रियासत के अंदर केवल टिहरी जिला नहीं था, टिहरी और उत्तरकाशी का अधिकांश जिला टिहरी रियासत के अधीन ही आता था। ठीक है, तो जब भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश गढ़वाल जो भारत में उसी समय विलय हुआ, उसमें आपके ये सारे जिले थे, जबकि इन 2 जिलों से मिलकर बनी हुई थी टिहरी रियासत, जिसका विलय भारत में 1 अगस्त 1949 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नीचे 2 कथन दिए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। चलिए इनको देखते हैं और फिर इनमें से देखते हैं कौन सा वाला कथन सही है। पहला, कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। पहला वाला कथन देखिए, जो कहा गया है कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है, यह आपका बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक राजवंश है, इसका मतलब यह है किसी भी चीज को इतिहास या ऐतिहासिक तब माना जाता है जब उसके प्रॉपर साक्ष्य, लिखित साक्ष्य हो, वो हमें उपलब्ध होते हैं। ठीक है, जैसे कुड़िंद राजवंश है, उसे उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश माना जाता है, लेकिन उसके लिखी हुई साक्ष्य उतने ज्यादा उपलब्ध नहीं है, तो उसे ऐतिहासिक नहीं कहा जाता। राज्य का पहला ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश को ही कहते हैं। तो कथन तो आपका सही है। दूसरा, कत्यूरी राजवंश के संदर्भ में अनेक प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, इसीलिए इसे ऐतिहासिक माना गया है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की सही पुष्टि भी करता है। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करें तो इसका जो समय काल दिया गया है पुस्तकों में, 700 ईस्वी से लेकर के 1030 या 1050 ईस्वी तक इसका पीक काल था, यानी इसका चरमोत्कर्ष का काल था। ठीक है, शुरुआत में इनकी राजधानी जोशीमठ थी, बाद में ये कत्यूर घाटी में चले गए और कत्यूरी के नाम से जाने गए। ठीक है, इनकी शीतकालीन राजधानी क्या थी? इनकी शीतकालीन राजधानी नैनीताल में जो ढिकुली है वहां पर स्थित थी। ठीक है, इनके कई सारे ताम्रपत्र हमें देखने को मिले हैं। बागेश्वर से मिला है, कंडारा से मिला है, पांडुकेश्वर से मिला है, बैजनाथ से मिले हैं, और इनके जो ताम्रपत्र है वो किस लिपि में है? कुटिला लिपि में लिखे गए हैं। और इसीलिए क्योंकि इनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध है, इसीलिए कत्यूरियों को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थानीय नागरिकों को गोरखा शासन के विरुद्ध भड़काने के संदर्भ में नगर कोटियों का नरसंहार निम्न में से किस सुब्बा ने करवाया था? देखिए, नगर कोटियों का नरसंहार किस गोरखा सुब्बा ने करवाया? यह करवाया था काजी नरसाही ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। गोरखा सुब्बों को लेकर के भी सवाल बनने लगे हैं।
जब उत्तराखंड में गोरखाओं ने अधिकार किया, 1790 में उन्होंने कुमाऊं को जीता, तो कुमाऊं के अंदर उन्होंने अपने जो सेना नायक थे उनको नियुक्त करना शुरू किया। यानी गवर्नर जो होते थे उनको कहा जाता था सुब्बा। ठीक है, पहला गोरखा सुब्बा कौन था? सुब्बा जोगामल पहला गोरखा सुब्बा था। ठीक है, गोरखा सुब्बा जोगामल के बाद जो यहां का प्रशासक बना उसी का नाम था काजी नरसाही। ठीक है, जो जोगामल था ये पहला यहां का कुमाऊं का सुब्बा था। इसने एक नया टैक्स भी यहां पर लगाया था, इसने भूमि बंदोबस्त भी किया था और एक नया कर मुंड कर भी यहां पर लगाया था। ठीक है, इसके जाने के बाद काजी नरशाही को कुमाऊं का सुब्बा बनाया गया था। ठीक है, 1793 के करीब यह सुब्बा बना था। इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको देखिए। जो काजी नरशाही है इसके काल को क्रूरता के काल के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके काल में पाली, सौर और बाहामंडल में बसे नगरकोट से आए हुए ऐसे लोग जो पहले यहां पर भाड़े पर काम करने के लिए आते थे, लेकिन इनमें से कुछ ने स्थानीय कन्याओं से विवाह किया और यहीं पर बस गए। यानी जो हमारे ये पाली शौर के इलाके थे, नगरकोट से कुछ लोग यहां पर पहले काम करने आते थे, कुछ लोग स्थायी तौर पर बस गए। काजी नरसाही को इन लोगों की स्वामी भक्ति पर शक था और उसने उन सभी लोगों की हत्या करने का निश्चय किया। इसने, जो काजी नरसाही था, इसने इन सब की गणना करवाई और एक मंगलवार की रात में सबकी हत्या यहां पर करवा दी। इस घटना को मंगल की रात और नरसाही का पाला के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, आज भी इसे कई क्षेत्रों में इसी रूप में वर्णित किया जाता है कि मंगल की रात और नरसाही का पाला। इस घटना के बाद जो काजी नरसाही था इसे वापस बुला लिया गया और इसके जगह पर अजब सिंह थापा को कुमाऊं का तीसरा सुब्बा नियुक्त कर दिया गया। जो सुब्बा होते थे उनके साथ जो सहायक सुब्बे होते थे उनको भी नियुक्त किया जाता था। तो अजब सिंह थापा के साथ श्रेष्ठ थापा और जसवंत भंडारी को भी नियुक्त किया गया। तो एक घटना जो पेपर में बन सकती है, किसके काल में ये नरसंहार हुआ? तो ये हुआ था काजी नरसाही के काल में। ठीक है, गोरखाओं के काल में वैसे भी काफी ज्यादा अत्याचार हुए। गोरखा काल में या गोरखा काल का जो अत्याचारी शासन था उसे क्या कहा जाता है? उसे गोरख्याली कहा जाता है। ठीक है, गोरखाओं को रक्त पिपासु किसने कहा था? तो कैप्टन हेयरसे ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ बागेश्वर के मध्य एकमात्र ट्रेल पास दर्रा निम्नलिखित किन दो पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है? अभी तक आपसे ट्रेल दर्रे के बारे में सवाल आते थे, किन किन जनपदों को जोड़ता है, ट्रेल दर्रे की खोज किसने करी, किसके सहयोग से करी, वो सारे सवाल आपने कई बार पेपर में देखे हैं। जो ट्रेल दर्रा है आपका, जिसे ट्रेल पास कहते हैं, यह आपके बागेश्वर और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ता है, लेकिन साथ में किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? यह आपके नंदाकोट और नंदा देवी पर्वत की श्रेणी के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यानी यह दर्रा, इसके एक तरफ नंदा देवी पर्वत श्रेणी है और दूसरी तरफ आपका नंदाकोट है, और ये किस किस को आपस में जोड़ता है? बागेश्वर को पिथौरागढ़ के साथ ये जोड़ता है। ठीक है, किन घाटियों को जोड़ता है? तो पिंडारी घाटी को मिलम घाटी से ये जोड़ता है। ठीक है, ट्रेल दर्रा जो है इसको पार करने में सबसे पहले सफलता किसको मिली थी? अगर ऐसा सवाल आ जाए, आपने एक सवाल देखा होगा, ट्रेल दर्रे की खोज किसने करी? तो आप सीधा टिक करते हैं, विलियम ट्रेल ने करी, 1830 में करी। एक स्थानीय व्यक्ति था मलक सिंह बूढ़ा, इसके सहयोग से करी। दरअसल जो खोज करी बेसिकली वो यही है कि ट्रेल ही पहला व्यक्ति था जिसने इस दर्रे को पार किया था, उसी के नाम पर इसका नाम ट्रेल दर्रा रखा गया। ठीक है, तो 1830 में विलियम ट्रेल। नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नाम दिए गए हैं उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के और दूसरी तरफ उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक अलग तरीके से उनके वैज्ञानिक नाम के आधार पर वो भी मिलान करने के लिए, क्योंकि नए पैटर्न में मिलान वाले, कथन वाले ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसको करने में आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। चलिए इनका मिलान करते हैं और एक बार फिर से इन प्रतीक चिन्हों के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा डीप में जानते हैं। सबसे पहला आपको दिया है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है इसका सोसूरिया अव्वेलेटा। मोनाल की बात करें, मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पीजेनेस। कस्तूरी मृग की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम मास्कर काइसोगास्टर है। और बुरांश की बात करें, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो पहले का आंसर 1 है, दूसरे का 2 है,
तीसरे का 4 और चौथे का 3। 1 2 4 3 हमारा सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा और इस सीरीज की शुरुआत में भी कहा कि इस सीरीज में आपको अलग अलग किताबों के जो केवल ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन हैं या इनके जिनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत में हम परीक्षा वाणी की जो एमसीक्यू वाली बुक है उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस को, मिक्स क्वेश्चंस है यहां पर, उनको देखते हैं। परीक्षा वाणी की एमसीक्यू की हमने डिटेल में सीरियल वाइज क्लासेस भी कवर की हैं। आधे से ज्यादा हम किताब को कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। वहां पर आपको केवल क्वेश्चन आंसर दिए हैं, हम यहां पर कोशिश करते हैं उनको और ज्यादा डीप में कवर करने का। तो सीरियल वाइज अगर आप चाहें वहां से देख सकते हैं और रैंडम केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ब्रह्मकमल था। हमारा राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल उत्तराखंड में किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अवेलेटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, यह किस कुल का पुष्प है? किस कुल का है ये ब्रह्मकमल? यह एस्टेरेसी कुल का है। ठीक है, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो पूरी दुनिया में ब्रह्मकमल की 210 और उत्तराखंड में केवल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। महाभारत में जो महाभारत का वन पर्व है उसमें इसका नाम क्या है? सौगंधिक पुष्प, जबकि ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या है? कौल पद्म। सवाल आता है ब्रह्मकमल को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे कौल पद्म। महाभारत में क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प। महाभारत के किस पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है? वन पर्व में। इसके अलावा ब्रह्मकमल को हिमाचल में दूधा फल भी कहते हैं, दूधा फूल कहते हैं। कश्मीर में इसे गलगल के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे टोप गोला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहते हैं और नंदा का प्रिया पुष्प भी इसी ब्रह्मकमल को कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष रूप से प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, यानी मुख्य तौर पर जो ब्रह्मकमल है किस भगवान को चढ़ाया जाता है? तो आप कहेंगे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके खिलने का समय क्या है? ब्रह्मकमल का जो फूल होता है यह जुलाई से सितंबर के मध्य में खिलता है। ठीक है, इसके पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? यह जो पौधा होता है इसकी ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, हमारा जो दूसरा प्रतीक चिन्ह था मोनाल। जो हमारा राजकीय पक्षी है वो मोनाल है। इसका जो नाम है इसे हिमालय का मयूर भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका लोफोफोरस इम्पीजेनस है। जो मोनाल होता है यह मादा प्रजाति होती है, इसकी जो नर प्रजाति है उसे डफिया कहा जाता है। ठीक है, इसका स्थानीय नाम क्या है? तो मोनाल का स्थानीय नाम मुनाल या मनियाल आपको देखने को मिलता है। उत्तराखंड में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें इपेलस है, सेक्लेटरी है, ल्यूरी है और ल्यूफर है। तो इन चारों में हो सकता है इतना ज्यादा डीप ना जाए, फिर भी याद कर लीजिए कितनी प्रजातियां हैं मोनाल की? आप कहेंगे 4। मोनाल का प्रिय भोजन क्या है? तो मोनाल का प्रिय भोजन है आलू। यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, जैसा हमने ऊपर देखा इसके कई सारे स्थानीय नाम हैं। इसे मोनाल या मनियाल कहते हैं। कश्मीर में इसे सुनाल कहा जाता है। हिमाचल में नीले गुरु कहते हैं। सिक्किम में इसे चामदोंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में इसे डंगन के नाम से जानते हैं और भूटान के अंदर इसे बुप नाम से जाना जाता है। ठीक है, चट्टान या पेड़ के छिद्र में यह अंडे देती है, यह अपना घोंसला नहीं बनाती। इस तरह का कथन वाले सवाल में दे सकता है कि मोनाल से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहले यह हिमाचल का भी राज्य पक्षी था, लेकिन अब हिमाचल का जो राज्य पक्षी है वो जजुराना है। ठीक है, इसके बाद है हमारा राजकीय पशु कस्तूरी मृग। इसे हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। भूरे रंग का यह होता है, साथ में काले पीले धब्बे इसके ऊपर बने होते हैं। इसकी विशेषता है इसके सूंघने और सुनने की क्षमता। जो कस्तूरी मृग होता है उसके सूंघने की क्षमता और सुनने की क्षमता काफी तेज होती है। सुरक्षा के लिए इसके पास 2 बड़े दांत होते हैं। औसत आयु एक कस्तूरी मृग की 20 वर्ष होती है। इसका प्रिय भोजन होता है केदार पाती। ठीक है, तो कस्तूरी मृग का केदार पाती मोनाल का हो जाएगा आलू।
कस्तूरी प्राप्ति जो हमें कस्तूरी मृग से कस्तूरी मिलती है वह केवल नर कस्तूरी से मिलती है, वो भी 3 साल में एक बार मिलती है और एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम ही मिलती है। ठीक है, केवल नर से 3 साल में और 30 से 45 ग्राम। कस्तूरी क्या है? तो सुगंध वाला एक जटिल प्राकृतिक रसायन होता है कस्तूरी। ठीक है, तो जो कस्तूरी है एक सुगंध वाला एक जटिल प्राकृतिक रसायन होता है जिससे कई सारी दवाइयां औषधियां बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, कस्तूरी का रासायनिक नाम क्या है? मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। ये क्वेश्चन पेपर में आया था। अगला है अंतिम जो हमारा प्रश्न में दिया गया था, बुरांश। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह वृक्ष पाया जाता है। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है। इसका मतलब है यह केवल पर्वतों में ही हो सकता है, मैदानी क्षेत्रों में नहीं उगता। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। यह किस कुल का वृक्ष है? तो यह एरिकेसी कुल का है। यह किस रंग का होता है? बुरांश जो होता है हमारा वो चटक लाल रंग का होता है। ठीक है, सफेद बुरांश भी होता है। देखिए 4000 मीटर की ऊंचाई तक ये गहरे लाल होते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे इनका रंग फीका होता रहेगा। 11000 फीट की ऊंचाई के ऊपर आपको बिल्कुल सफेद बुरांश देखने को मिलेंगे। बुरांश के पेड़ों पर फूल खिलने का जो समय है वो फरवरी से अप्रैल है। इसे संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया? तो संरक्षित वृक्ष इसे 1974 में घोषित किया गया। 1974 के तहत बुरांश को संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया। अवैध कटान के कारण वन अधिनियम से इसे संरक्षित घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये हमने राज्य के प्रतीक चिन्हों का एक क्विक रिवीजन किया और कुछ नए तथ्यों को कोशिश करी यहां पर जानने की। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ राज्य की कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। देखिए कुमाऊं परिषद कब बनी थी? आप सभी जानते हैं कुमाऊं परिषद बनी थी 1916 में, यानी पहले का आंसर हो जाएगा 2। पर्वतीय राज्य परिषद ये बनी थी 1967 में, यानी दूसरे का हो जाएगा 1। उत्तराखंड युवा परिषद जिन्होंने 1978 में संसद का घेराव भी किया था, ये बनी थी 1976 में, यानी तीसरे का हो जाएगा 3। और उत्तराखंड उत्थान परिषद शोभन सिंह जीना के नेतृत्व में ये बनी थी 1988 में, यानी चौथे का हो जाएगा 4। तो 2, 1, 3, 4 हमारा सही विकल्प यहां पर होगा। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब इससे भी रिलेटेड कुछ यहां पर फैक्ट है, उनको देख लेते हैं। पर्वतीय राज्य परिषद, सबसे पहले कुमाऊं परिषद की बात करें तो उसके बारे में ज्यादा हम कई बार देख चुके हैं। 1916 में नैनीताल में उसका गठन किया गया। पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद की बात करते हैं। 25-24 जून को 1967 में रामनगर में इसका गठन होता है। इसके अध्यक्ष थे दया कृष्ण पांडे। सवाल आया था किसके अध्यक्षता में पर्वतीय राज्य परिषद बनी? तो डी के पांडे, दया कृष्ण पांडे का नाम आप ध्यान रखेंगे। इसका उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा को बनाया गया। महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल थे। ठीक है, दूसरा था हमारा उत्तराखंड युवा परिषद। उत्तराखंड युवा परिषद आपके 1976 में बनी थी। 1978 में इन्होंने संसद का घेराव भी किया था। इसके बाद 79 में उत्तरांचल राज्य परिषद भी बनी। तो इसको ध्यान रखना, उत्तराखंड युवा परिषद अलग है, उत्तरांचल युवा परिषद आपकी अलग है। ठीक है, यह बनी 1979 में। त्रिपेंद्र सिंह नेगी के द्वारा इसे बनाया गया था। अंत में था उत्तरांचल उत्थान परिषद। 1988 में अल्मोड़ा में शोभन सिंह जीना के नेतृत्व में यह बना था। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ प्रमुख नदियां हैं, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां हैं। तो चलिए इनका मिलान यहां पर करते हैं। सबसे पहले आपको दी है यमुना नदी। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? यमुना की सहायक नदी है कमलगाड़। कमलगाड़ नदी को लेकर, जिसको कमल नदी भी कहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो पेपर में पूछी गई है। जैसे सवाल आपके पास आया था कि उत्तरकाशी के अंदर जो सिराई घाटी है, जो कि आपके लाल चावल के लिए फेमस है, वहां की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? वो कहा जाता है कमल नदी को। कमल नदी को पुरोला उत्तरकाशी में स्थित है, इसका वरदान भी कहते हैं। ठीक है, तो पुरोला का वरदान कमल नदी। सिराई घाटी जो लाल चावल के लिए फेमस है, उसकी जीवन रेखा भी कौन है? कमल नदी। ये कमलगाड़ किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, दूसरी है गंगा। गंगा की सहायक नदी है यहां पर सोलानी। हरिद्वार में गंगा के अंदर 2 नदियां आकर मिलती है, रतमाऊ और सोलानी। तो ये किसकी है? गंगा की। तो पहले का आंसर 3 है, दूसरे का आंसर 1 है।
कोसी नदी की बात करें, कोसी नदी की सहायक नदी कौन है इनमें से? कोसी नदी की सहायक नदी है रामगंगा। यानी जो कोसी है बेसिकली वो रामगंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी आपके यूपी में जाकर के रामगंगा से संगम कर लेती है। यानी कोसी किसके साथ जुड़ी है? रामगंगा के साथ। काली गंगा की बात करते हैं या काली नदी की बात करते हैं, इसके साथ जुड़ी होगी आपकी रमलगाड़। रमलगाड़ बेसिकली गौरी गंगा की सहायक नदी है और गौरी गंगा जो है वो काली की सहायक नदी है। तो गौरी गंगा तो विकल्प में है नहीं, तो रमलगाड़ को आप इसी के साथ जोड़ेंगे। चौथे का आंसर 4, 3, 1, 2, 4 आपका सही विकल्प यहां पर होगा। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी में स्थित केदारताल झील निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखिए केदारताल जो है, जहां से केदार गंगा भी आती है, गंगोत्री की प्रारंभिक सहायक नदियों में से एक है हमारी केदार गंगा। जो केदारताल है इसे भगवान शिव की ताल या भगवान शिव की झील के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके उत्तरकाशी में स्थित थलिया सागर पर्वत श्रृंखला में यह स्थित है। ठीक है, यानी उसी के नजदीक ये पड़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है? देखिए हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है रूपा देवी को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मदर टेरेसा थी जो वो गरीबों की मदद करती थी, जो असहाय लोग होते थे उनके निस्वार्थ भाव से वो मदद करती थी, उसी प्रकार जो रूपा देवी है, जितने भी बुग्याल हैं हमारे, उनके ध्यान रखने का काम यह रूपा देवी के द्वारा किया जाता है। जो रूपा देवी है इनका संबंध चमोली जनपद से है। सैलानियों के द्वारा बुग्यालों में जो नुकसान होता है उसे सही करने का जो काम करती है वो रूपा देवी और इनके सहयोगी करते हैं। यानी इन्हीं के नेतृत्व में ये सारे काम होते हैं। जैसे जब नंदा राजात यात्रा निकलती है बुग्यालों के माध्यम से, तो खच्चरों के जो गड्ढे वहां पर बनते हैं उनके पैरों की वजह से, उनको भरने का काम आदि ये सभी लोग यहाँ पर करते हैं। तो बुग्यालों की मदर टेरेसा ये कहा जाता है उत्तराखंड की रूपा देवी को। ठीक है, नेक्स्ट है, 2013 में कोका कोला प्लांट के विरोध में प्रारंभ हुए छरबा आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? देखिए जो छरबा आंदोलन है आपका यह उत्तराखंड में हुआ, 2013-14 के दौरान हुआ। किसके विरोध में हुआ? तो यहां पर जो कोका कोला का प्लांट खुलने जा रहा था उसको लेकर काफी ज्यादा विरोध किया गया। इस विरोध का नेतृत्व किसने किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वहां के जो उस समय ग्राम प्रधान थे रोमीराम जसवाल, इनका नाम है। इन्हीं के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से यहां पर सुमेलित करना है। एक तरफ क्षेत्रों के नाम है, दूसरी तरफ खनिजों के नाम है। जो आपका डोईवाला क्षेत्र है देहरादून में स्थित है, किस खनिज के लिए फेमस है? तो यह आपके चूना पत्थर के लिए फेमस है। ठीक है, चंडाक क्षेत्र, चंडाक पिथौरागढ़ में है और यह आपके मैग्नेसाइट के लिए फेमस है। तो पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है। जो रंजघेवा क्षेत्र है, टिहरी में पड़ता है रंजघेवा, यह आपके फॉस्फोराइट के लिए फेमस है। यानी तीसरे का हो जाएगा 4। और थपीला क्षेत्र ये भी देहरादून में है और ये जिप्सम के लिए फेमस है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 1, 2, 4, 3 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष कंपनी सरकार और गढ़वाली राज्य के मध्य पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति करी गई थी? देखिए कंपनी सरकार यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय थी ब्रिटिश काल में, और गढ़वाली राज्य की बात करें तो इसका मतलब है टिहरी रियासत। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश गढ़वाल तो अंग्रेजों के अंडर में था, वहां तो डायरेक्ट अंग्रेज शासन कर रहे थे। गढ़वाली राज्य यानी टिहरी गढ़वाल की रियासत, इनके मध्य में पॉलिटिकल एजेंट की जो नियुक्ति शुरू करी गई वो हुई थी 1828 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जैसा आप जानते हैं 1815 में अंग्रेजों ने गढ़वाल को जीत लिया था। गढ़वाल के 2 हिस्से किए गए, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल के लिए अंग्रेजों की तरफ से जो पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति शुरू की गई वो 1828 में करी गई। यानी जो अंग्रेजों का नेतृत्व टिहरी रियासत में करेगा। 1842 में यह कर दिया गया कि जो कुमाऊं कमिश्नर होगा वही पॉलिटिकल एजेंट होगा टिहरी दरबार में। ठीक है, यानी 1842 में वह पद इसको दे दिया गया कुमाऊं कमिश्नर को। अभी तक अलग अलग होते थे, कुमाऊं कमिश्नर इधर ट्रेल है और उधर दूसरा व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का पॉलिटिकल एजेंट है। लेकिन 1842 में कुमाऊं कमिश्नर को ही पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त कर लिया गया। ठीक है, इन दोनों वर्षों को आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में शासन करने वाली शक्तियां क्रमशः है। उत्तराखंड में शासन करने वाली शक्तियों की बात करें तो सबसे पहला राजनीतिक वंश कौन था? वो कुडिंत था।
कुड़िंद लोग, बाद में हमें पता चला कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे, तो कुड़िंद पहले आएगा, कुड़िंद के बाद मौर्य आएंगे, मौर्यों के बाद शकों का शासन हुआ और उसके बाद कुषाणों का शासन हुआ। तो सी वाला इसका सही विकल्प होगा। चंद शासन के समय लिया जाने वाला करों में निम्न में से कौन सा कर भूमि कर नहीं था? तो यहां पर चंद काल के कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स दिए हैं। 3 टैक्स है जो भूमि कर है, यानी लैंड रेवेन्यू जहां से आता था, भू राजस्व जहां से आता था। एक कर अलग है जो भूमि पर नहीं लगता था, कौन सा वाला? स्थिति की बात करें तो चंद काल का यह प्रसिद्ध भूमि कर था जिसे नगद के रूप में वसूला जाता था। ठीक है। बैकर की बात करें तो यह भी एक प्रकार का भूमि कर था। जितनी भी उपज भूमि पर होती थी, जो एक्स्ट्रा उपज है वह सारी भंडार में चली जाती थी राजा के, उसी को कहा जाता था बैकर। ठीक है। अनाज होता था यह बेसिकली जो राज दरबार को दिया जाता था। रकम या मामला की बात करें तो यह भी एक भूमि कर था। ठीक है। जूलिया जो होगा आपका, जूलिया कर नदी पुलों पर जो कर लिया जाता था उसको कहा जाता था। इसे सांगा भी कहते थे, इसे जूलिया कर भी कहा जाता था। तो ये आपके भूमि पर नहीं लग रहा है। नदी पुल जो बनाए होते थे, नदियों पर पुल, उनको अगर आप पार करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको टैक्स देना होता था। तो जूलिया क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का नदी कर था या नदी पुलों पर लगने वाला कर था। ठीक है। एक पेपर में सवाल भी आया था, चंद काल में खानी खपीणी किस प्रकार का कर था? तो इस चीज को ध्यान रखना, यह चंद काल में एक प्रकार का कूली बेगार का कर था। ठीक है। नेक्स्ट है, महिपति शाह ने दापा प्रांत पर अधिकार के पश्चात उसकी रक्षा के लिए निम्न में से किसकी नियुक्ति करी थी? देखिए, महिपति शाह की बात करते हैं। इसने 1631 से लेकर 1635 तक शासन किया। इन्होंने दापा प्रांत को जीता और वहां पर नियुक्त किया था बर्थवाल बंधुओं को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, महिपति शाह 1631 से 35 तक शासन किए। सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाले कौन थे पवार शासक? वो महिपति शाह थे। सबसे उम्रदराज शासक इनको माना जाता है। जो श्याम शाह थे ये उनके चाचा थे। प्रमुख सेनापति थे इनके, एक थे लोदी रिखोला जिनको गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है, दूसरे थे माधो सिंह भंडारी जिन्हें गर्भभंजक कहा जाता है, और तीसरे थे बनवारी दास। ये किसके सेनापति थे? महिपति शाह के। लोदी रिखोला के साथ दापा पर इन्होंने विजय प्राप्त करी। बाद में दापा जीतने के लिए इन्होंने माधो सिंह भंडारी को भी भेजा था। कुल मिलाकर 3 अभियान इन्होंने दापा के किए थे। जीते गए क्षेत्रों में इन्होंने भीमसेन बर्थवाल को गढ़वाली सेना का सेना नायक बनाया और उनके भाई राजवीर बर्थवाल को दापा का प्रशासक नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाद में दापा यानी तिब्बत पर दोबारा से जो वहां के राजा लोग थे उन्होंने आक्रमण किया और तिब्बत को जीता। ये जो बर्थवाल बंधु थे ये वहीं पर शहीद हो जाते हैं। ठीक है। तो किसको सेना नायक बनाया, किसको प्रशासक बनाया, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसने 1916 में डोरी पैमाइश नाम से राज्य व्यवस्था की शुरुआत करी थी या राजस्व व्यवस्था की शुरुआत करी थी? देखिए, यह क्वेश्चन तो आपने कई बार देखा है। डोरी पैमाइश किसने शुरू करी थी? डोरी पैमाइश जो शुरू करी थी वो नरेंद्र शाह ने शुरू करी। अब थोड़ा सा डीप में यह है कि नरेंद्र शाह के काल में किसने करी? तो नरेंद्र शाह के काल में तो हुआ, इसीलिए उनका नाम आता है। उनके काल में जोत सिंह नेगी ने यह कार्य किया था। तो भू राजस्व की एक नई व्यवस्था डोरी पैमाइश कौन लेकर आया था? जोत सिंह नेगी। एक सवाल आता है, जूलिया पैमाइश कौन लेकर आया था? तो प्रताप शाह का नाम आप याद करेंगे। ठीक है। नरेंद्र शाह ने अपने शासनकाल में पहली बार टिहरी के अंदर जनगणना भी करवाई थी 1921 में। वो किसने करवाई थी? उनका नाम भी याद कर लीजिए, उमादत्त डंगवाल। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी मृत्यु के बाद चंद वंश के अल्मोड़ा शाखा का अंत हो गया था? हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी इस सीरीज के कि जो चंद वंश है गोरखाओं से पराजित होने के बाद भी वह 2 प्रमुख शाखाओं में बट गया था। अभी तक 1790 तक ही आपसे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है अब उत्तरकालीन चंद वंश को भी लेकर पूछ ले। तो जैसा हम जानते हैं 1790 में कुमाऊं में चंद वंश की समाप्ति हो जाती है, लेकिन वंश खत्म नहीं होता है। चंद वंश जरूर समाप्त हो गया, गोरखाओं का शासन हो गया। उसके बाद भी चंद वंश 2 प्रमुख शाखाओं में बट गया।
एक शाखा इनकी अल्मोड़ा शाखा थी और एक शाखा थी इनकी काशीपुर शाखा। जो काशीपुर के नरेश थे गुमान सिंह, वो भी इन्हीं चंद वंशों के ही वंशज थे। ठीक है, जो ये अल्मोड़ा वाली शाखा है, यहां पर महेंद्र चंद के पुत्र प्रताप चंद शासन करते रहे। अंग्रेजों ने उनको अल्मोड़ा के कुछ गांव और मुरादाबाद के कुछ गांव वहां पर जागीर के रूप में दिया और वो वहां पे शासन करते रहे 1815 के बाद। प्रताप चंद के बाद उनका बेटा जो हुआ उसका नाम था नंद सिंह। नंद सिंह राजा बने, वो डिप्टी कलेक्टर रहे अंग्रेजों के काल में। नंद सिंह के बाद जो राजा बने या चंद वंश में जो अगले आए वो थे भीम सिंह। ये वही भीम सिंह हैं जिनके संरक्षण में डिबेटिंग क्लब बना था, तो ये भी चंदों के वंशज थे। ठीक है, इन्हीं भीम सिंह को अंग्रेज इनको पेंशन दिया करते थे। चंदों के वंशजों को इनकी पेंशन भी अंग्रेजों ने बंद करवा दी थी। इन्हीं भीम सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था राजेंद्र सिंह और एक का नाम था आन सिंह। राजेंद्र सिंह की मृत्यु जल्द ही हो जाती है और आन सिंह यहां पर कभी भी विवाह नहीं करते हैं। इन्हीं के साथ अल्मोड़ा का जो चंद वंश था, अल्मोड़ा शाखा का, वो समाप्त होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इतना डीप अभी तक नहीं गया है, लेकिन जैसा पैटर्न है कभी भी वो जा सकता है। नेक्स्ट है, चंद्रवंश के निम्नलिखित किस राजा के समय शासन पर माणिकमल और उसके पुत्र पूर्णमल गैड़ा का नियंत्रण था? तो माणिकमल और पूर्णमल गैड़ा गर्दी किसके काल में हुई थी? केवल बेसिकली सवाल आपके पास ये है, ये हुई थी अजीत चंद के शासन काल में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अजीत चंद की बात करते हैं तो देवी चंद के बाद ये गद्दी पर आता है। 1726 से लेकर 1729 तक शासन करता है। इसी के काल में जो ये पिता और पुत्र की जोड़ी थी, माणिकमल गैड़ा और पूर्णमल गैड़ा, सारे शासन की डोर इन्हीं के हाथों में थी। इन्हीं की कठपुतली था अजीत चंद। बाद में ये अजीत चंद को भी मार देते हैं। सवाल आता है किसके समय में गैड़ा गर्दी अपने चरम पर थी? तो वो यही अजीत चंद थे। ठीक है, वक्षयात, कल्याणधन, केरू, घररू आदि कर किस राजवंश से संबंधित है? तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट यहां पर दिए गए हैं। यह जो कर थे आपके, ये गोरखाओं से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो बख्शियात कर है, यह एक प्रकार की बख्शीश होती थी। कल्याण धन की बात करें, जमीन में गाड़े गए धन पर राज्य का अधिकार होता था, तो उस धन पर जो टैक्स लिया जाएगा उसी को कहा जाता था कल्याण धन। ठीक है, केरू की बात करें, यह एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। जो भी सामूहिक कार्य अगर कोई आयोजित करना हो धर्म से रिलेटेड, उसके लिए यह टैक्स लिया जाता था केरू। ठीक है, घररू की बात करें, हर घर पर यह टैक्स लगता था। ठीक है, अठन्नी इसकी वैल्यू होती थी, इसलिए इसे अठनी कर भी कहा जाता था। ठीक है, तो सवाल बन सकता है अठनी कर कैसा कर था? घरों पे लगने वाला एक प्रकार का गृह कर था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ने 2012 से 15 तक 3 नई चाय फैक्ट्रियों की स्थापना करी। निम्न में से कौन एक नहीं है? इस प्रकार का सवाल भी आपसे हाल ही में पेपर में पूछा गया था। उत्तराखंड विकास बोर्ड की बात करें, 2004 में इसकी स्थापना होती है उत्तराखंड विकास बोर्ड की। 2012 से 15 के बीच में इसने 3 प्रमुख चाय फैक्ट्रियों की स्थापना करी, जिसमें एक थी चाय बागान चंपावत में, एक चाय बागान बनाया नौटी के अंदर और एक बनाया गरुड़ तहसील हरिनगरी में बागेश्वर के अंदर। ठीक है, पसानी में यहां पर नहीं बनाया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर यहां पे होगा। इसको आपने ध्यान रखना है। 3 प्रमुख चाय फैक्ट्रियां कहां पर लगाई गई? चंपावत में, चमोली के नौटी में और गरुड़ तहसील के हरिनागरी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन को यहां पर देखने का प्रयास किया। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी इसमें थे, लेकिन उनको और ज्यादा विस्तार से देखा। कुछ अलग तरह के प्रश्न भी थे और कुछ आपके यूनिक प्रश्न भी हमने यहां पर कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।